नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित और दोस्तों यहां पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। दरअसल यहां पर प्राण प्रतिष्ठा जो कि अयोध्या राम मंदिर में होने वाली है, उसको लेकर यहां पर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। 22 जनवरी को ये सेरेमनी होने वाली है और इसको लेकर थोड़ा सा कुछ विवाद भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये टॉपिक हमारी जनरल क्यूरियोसिटी से रिलेटेड है और इनडायरेक्टली आपको इस पूरी वीडियो में कुछ ऐसे शब्द भी सुनने को मिलेंगे जो कि भारत के अंदर भक्ति का जो कॉन्सेप्ट आया, मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट आया, उन सब चीज़ों से जुड़ी हुई यहाँ पर चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो प्राण प्रतिष्ठा आखिर क्या है ये जानते हैं। 22 जनवरी को ये सेरेमनी होने वाली है। ठीक है, और 22 जनवरी को ये सेरेमनी होने वाली है, लेकिन इसके अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं। एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो उसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और वो सभी जो सेरेमनी है वो स्टेप्स 16 जनवरी से ही शुरू हो जाएंगे। अगर यहाँ पर बात करेंगे मीनिंग क्या होता है, तो एक्चुअली अगर मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है कि भाई मूर्ति को आप प्राण प्रदान कर रहे हैं, यानी कि मूर्ति को आप लाइफ प्रदान कर रहे हैं। और इसमें जो रिचुअल्स हैं ये कहाँ पर लिखे हैं, कहाँ से ये रिचुअल्स लिए गए हैं, तो वेदों में, पुराणों में जैसे विष्णु पुराण, नारद पुराण। ठीक है, इस तरह से आपको पुराणों में ये स्टेप्स और रिचुअल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर ये माना जाता है, अब आपको यहाँ पर जो भक्ति का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में, वैदिक धर्म में आता हुआ मिलता है, उससे जुड़ी हुई एक बात यहाँ पर देखने को मिलती है। कहता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये दर्शाता है कि यहाँ पर इंटर डिपेंडेंस है भक्त और भगवान में, यानी कि डिवोटी और गॉड के अंदर एक इंटर डिपेंडेंस है। और अगर आप देखेंगे गुप्ता काल के अंदर, भारत के अंदर गुप्ता काल के आसपास शुरुआती दौर में यहाँ पर भक्ति का कॉन्सेप्ट आता है। हिंदुइज्म में, वैदिक धर्म में भक्ति का कॉन्सेप्ट आता है और भक्ति के कॉन्सेप्ट का मतलब है, यहाँ पर शब्द जो निकलता है ये निकलता है भज से। ठीक है, भज यानी कि यहाँ पर डिवाइड करना। ठीक है, भज का मतलब है डिवाइड करना। और डिवाइड क्या, भक्त और भगवान जो है वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट है, एक दूसरे का पार्ट है। यानी कि भक्त जो है भगवान का ही पार्ट है या भगवान जो है भक्त के ही पार्ट है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है और उसी का इस्तेमाल इस कॉन्सेप्ट का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये कैसे इंटरडिपेंडेंस है ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया जाता है, एक मूर्ति को भगवान के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके एक पत्थर की मूर्ति को भगवान के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और इसके अंदर जो पहला स्टेप है वो पहला स्टेप है शोभा यात्रा, क्योंकि 16 जनवरी से ये सारी रिचुअल्स शुरू हो जाएंगे। पहला रिचुअल होने वाला है शोभा यात्रा। इसमें क्या होता है, इसमें जो मूर्ति होती है, अभी सिर्फ पत्थर की मूर्ति है, उस मूर्ति को जो डिवोटीज हैं, जो यहाँ पर भक्त हैं, डिवोटीज हैं, वो सब यहाँ पर इस मूर्ति के दर्शन करते हैं, इस मूर्ति को देखते हैं। ऐसे में यहाँ पर माना जाता है जो भक्ति है, यानी कि जो डिवोशन है, वो ट्रांसफर की जाती है इस मूर्ति में। तो यहाँ पर आपको वही कॉन्सेप्ट दिखता है कि भक्त के द्वारा भगवान के अंदर भक्ति ट्रांसफर की जाती है। तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है कि इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलती है और माना जाता है कि जो शुरुआत होती है एक मूर्ति को भगवान बनाने की, वो उसकी शुरुआत भक्त से ही होती है। भक्त जब दर्शन करते हैं तो यहाँ पर वो प्रोसेस शुरू होता है। और शोभा यात्रा आपको ये 17 जनवरी को देखने को मिलेगी। और यहाँ पर माना जाता है ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, आप चलित मूर्ति, यानी कि घरों में आपकी जो मूर्ति है परमानेंट नहीं है, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर कर सकते हैं, उनके लिए की जा सकती है। मंदिरों में जो मूर्ति स्थापित की जाती है, स्थिर मूर्ति के लिए भी आप यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये कि एक पत्थर की मूर्ति को भगवान में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, डीटी में, गॉड में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जो कि प्रेयर्स को रिसीव भी कर सकता है और ब्लेसिंग्स को भक्तों को दे सकता है। ठीक है, भक्तों को दे सकता है। साथ में यहाँ पर आइडल जो है, मूर्ति जो है, उसमें लाइफ डाली जाती है, साथ में लाइफ को वो गिव अप भी कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो फिर उसको बदला जाना चाहिए, क्योंकि उस मूर्ति में माना जाता है, ऐसा बिलीफ है कि उसमें प्राण आ जाते हैं। अगर खंडित हो गई तो उसको जरूर अब बदला जाना चाहिए। अगला जो स्टेप फॉलो होता है वो होता है अधिवास का। अधिवास यानी कि यहाँ पर कुछ समय के लिए मूर्ति को कुछ प्रोसेस में गुजारा जाता है, कुछ खास तरह की चीज़ों में रखा जाता है, जैसे कि पानी में रखा जाता है, उसके अलावा ग्रेन्स में यानी कि अनाज में रखा जाता है। तो जलाधिवास का मतलब है मूर्ति को पानी में डुबो कर रखा जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर
ग्रेन्स के अंदर, अनाज में भी मूर्ति को दबाकर कुछ समय के लिए रखा जाता है, लगभग 1 रात के लिए रखा जाता है। अब इसके पीछे जो बिलीव्स हैं वो आपको ये देखने को मिलेंगे। इसके पीछे जो माना जाता है कि भाई यहाँ पे माना जाता है कि जो आइडल है, जो मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति, जब उसको बनाया जाता है तो शिल्पकार जब बनाता है तो कई छेनी हथौड़े से कई चोट मूर्ति को लगती है। ऐसे में जो यहाँ पे माना जाता है जो इंजरीज होती हैं वो इन प्रोसेस से हील हो जाती है। ठीक है, चलिए। उसके अलावा यहाँ पर जो एक प्रैक्टिकल रीजन है वो ये देखने को मिलता है कि क्योंकि पत्थर से मूर्ति बनी होती है और पत्थर की क्वालिटी कैसी है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर आप इस तरह के प्रोसेस से उसको गुजारते हैं तो तभी ये पता चल जाता है कि इसमें कोई डिफेक्ट है या डिफॉर्मिटी है, यहीं पे इसी स्टेज में पता चल जाती है। उसके अलावा जो तीसरा स्टेप है ये है रिचुअल बाथिंग, यानी कि यहाँ पर जो मूर्ति है उसको नहलाया जाता है और अभिषेक किया जाता है कई तरह के मटेरियल से, जैसे कि फॉर एग्जांपल 108 तरह के अलग अलग मटेरियल से यहाँ पर अभिषेक किया जाता है। जैसे पंचामृत से किया जाता है, पानी से किया जाता है, फूल पत्तियों के अर्क का वाला जो पानी होता है, जिस पानी में फूल पत्तियों का एसेंस होता है, उससे यहाँ पर नहलाया जाता है मूर्ति को। उसके अलावा यहाँ पर गाय के सींग पर जो पानी लगा होता है उससे, और गन्ने के जूस से, इस तरह से यहाँ पर आपको रिचुअल बाथिंग की जाती है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो आखिरी स्टेप होता है वो होता है नेत्रोन्मीलन। ठीक है, नेत्रोन्मीलन का मतलब होता है जब भगवान को फाइनली जगाया जाता है, उनकी आंखें खोली जाती है, तो फाइनली यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और भगवान के अंदर, यहाँ मूर्ति के अंदर प्राण डाले जाते हैं। मूर्ति के अंदर प्राण डाले जाते हैं मंत्रों के उच्चारण से, जैसे कि आंखें खोलने के लिए सूर्य मंत्र का। ठीक है, अलग अलग भगवानों की को यहाँ पर उनकी वंदना की जाती है। ठीक है, चंद्र भगवान को दिमाग के लिए, इस तरह से यहाँ पर मूर्ति में प्राण डाले जाते हैं। उसके अलावा फाइनल स्टेप जो होता है वो होता है आंखें खोलना, और इसके अंदर क्या होता है, काजल आंखों पे लगाया जाता है गोल्ड नीडल से। ठीक है, सोने की सुई से आंखों पे जो है काजल लगाया जाता है। बताया जाता है ये काजल पहले के जमाने में काले रंग के पत्थर से पीस कर काजल बनाया जाता था, अंजन काजल को बोलते हैं। और ये जो पत्थर लाया जाता था ये ककूद माउंटेन से लाया जाता था। हालांकि ककूद माउंटेन जो है माना जाता है कि ये चाइना में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ककूद माउंटेन जो है आपको ओरिजिनली अभी ककूद माउंटेन के नाम से चाइना में कोई माउंटेन नहीं दिखता है, लेकिन माना जाता है कि ककूद माउंटेन से लाया जाता था, जो कि शायद अब चाइना में है, और वहाँ से पत्थर मिलता था जिससे काजल बनाया जाता था। लेकिन अब ये अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर उसकी जगह पर ये जो आंखें खोलने का काम मूर्ति का किया जाता है, यहाँ पर घी और शहद से यहाँ पर नेत्रोन्मीलन फाइनली किया जाता है। अब यहाँ पर अगर देखें, राम मंदिर जो अभी बन रहा है अयोध्या में, लगभग 40% ही इसका काम पूरा हुआ है। लगभग मंदिर 40% बना है, पूरा मंदिर बनकर अभी तैयार नहीं हुआ है। तो आप मंदिर का स्ट्रक्चर ऐसे देख सकते हैं। अगर आप हिंदू मंदिरों को देखें, खास तौर पर जो नॉर्थ इंडिया में बनते हैं, उन मंदिरों का आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, और राम मंदिर का स्ट्रक्चर भी आपको इस तरह का ही दिखेगा। ये सब स्ट्रक्चर सभी मंदिरों में कॉमन है, थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं, लेकिन हर मंदिर में आपको मंडप दिखेगा, मंडप, अर्ध मंडप, उसके अलावा गर्भगृह जहां पर भगवान की मूर्ति फाइनली रखी जाती है। जिस मूर्ति का, जिस पत्थर की मूर्ति में प्राण डालकर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और माना जाता है अब इसके अंदर भगवान आ चुके हैं, ब्लेसिंग्स ले सकते हैं और दूसरों को ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर गर्भगृह के अंदर वो मूर्ति रखी जाती है। गर्भगृह के ऊपर आपको शिखर यहाँ पर मिलता है। ये जो पिरामिड मंदिर के ऊपर आपको दिखता है, ये हमेशा गर्भगृह के ऊपर मिलेगा, चाहे नॉर्थ इंडिया हो चाहे साउथ इंडिया। तो अभी क्योंकि शिखर नहीं बना है, अभी सिर्फ आगे आगे का जो मंदिर का मंडप वाला काम है ये कंप्लीट हुआ है, अभी शिखर नहीं बना है। गर्भगृह हालांकि यहाँ पर बन चुका है, लेकिन शिखर अभी नहीं बना है। तो ऐसे में यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि शास्त्र ये कहते हैं कि भाई जब मंदिर पूरा कंप्लीट हो जाए तब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पर कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स का मानना है कि मंदिर के बनने के लिए, मंदिर में जब बन रहा हो तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के कंप्लीट होने से पहले भी की जा सकती है, बस यहाँ पर गर्भगृह आपका तैयार हो जाना चाहिए। तो एक आर्ग्यूमेंट तो ये आ रहा है कि गर्भगृह तैयार हो जाना चाहिए। दूसरा यहाँ पर जो एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी है, यहाँ पर 4 मठों के जो शंकराचार्य हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के रिचुअल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब पहली बात आपको पता होना चाहिए ये 4 मठ कौन से हैं। दरअसल 8वीं शताब्दी में भारत के अंदर
हिंदू धर्म के अंदर एक बड़े फिलोसोफर पैदा हुए जिनका नाम था आदि शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य ने, आप इनकी फोटो देख सकते हैं, जिन्होंने अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी दी थी। ठीक है, अद्वैत वेदांत की, जिसको मोनोइज्म भी कहा जाता है, जिसको मोनोइज्म भी कहा जाता है। ठीक है, अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी देने वाले आदि शंकराचार्य, इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी भारत में, अलग अलग जगह पर 4 मठों की स्थापना की। कलाड़ी में इनका जन्म हुआ था। और 4 मठ कौन से हैं? एक आपको बद्रीनाथ में मिलेगा, ज्योतिष मठ। एक आपको गोवर्धन पीठम पुरी में, उड़ीसा में मिलेगा। दूसरा आपको द्वारका में मिलेगा, शारदा पीठम। और यहाँ पर श्रृंगेरी कर्नाटका में एक और पीठ आपको दिखता है। ये चारों ही पीठ अलग अलग 4 वेदों का जो ज्ञान है उसके आधार पर बनाए गए हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो चारों जो ये पीठ है, इनके मठ के जो शंकराचार्य हैं, जो मठाधिकारी हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि क्योंकि मंदिर अभी पूरी तरह से नहीं बना है और ये शास्त्र के अगेंस्ट है, मंदिर जब पूरा बन जाए तभी उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। क्यों? इनका मानना है क्योंकि गर्भगृह है, और अगर आप यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, क्योंकि अभी शिखर नहीं बना है, शिखर जब बनाना होगा तो यहाँ पर मजदूर लोग, बाकी सब लोग गर्भगृह के ऊपर जूते चप्पल लेकर चढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसा भी यहाँ पर काम होगा। तो कुल मिला के गर्भगृह के ऊपर ये माना जाता है, इस तरह से अगर आप वहाँ पर खड़े होते हैं तो बिल्कुल आप भगवान के जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर, गर्भगृह के ऊपर आप खड़े होते हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, डिसरिस्पेक्टफुल ये माना जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि शिखर अभी नहीं बना है, और यही बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, इनके द्वारा ये बात यहाँ पर की गई है, ये शास्त्रों के अगेंस्ट है, पूरी तरह से शास्त्रों के हिसाब से नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो इस तरह का छोटा सा डिस्प्यूट आपको दिखता है जो आपको क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, अगर स्पेशल क्लासेस में आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर हम एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं क्रैश कोर्स की फॉर्म में 2024 के लिए। साथ में प्लस कोर्स में आप जुड़ सकते हैं, 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री की हम बहुत डिटेल में कर रहे हैं। अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स खरीदना हो तो कोड लगाएंगे SMK लाइव। ठीक है, आप कोड लगा सकते हैं SMK लाइव। उसके अलावा जनवरी एक्सटेंशन ऑफर्स यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें अंदर आपको 4, 6, 12 और 18 महीने तक की, 9 और 12 महीने तक की एक्सटेंशन आपके कोर्सेज पर मिलता है। जितना भी कोर्स खरीदेंगे इतने महीने एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। जैसे 2025 का फाउंडेशन बैच अगर आप लेते हैं, बिल्कुल जीरो से तैयारी करा जाएगी, बेसिक से चीज़ें उठाई जाएंगी, सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे, और आपको 12 महीने तक एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलेगी। आपका कोर्स 1 साल और वैलिड यहाँ पर रहेगा। साथ ही में यहाँ पर 21 जनवरी को एक इम्पॉर्टेंट चैंपियनशिप होने वाली है अनअकैडमी पर 11 बजे। इसमें आपको रैंक 1 को मैकबुक, लैपटॉप, अलग अलग प्राइसेस आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, और स्कॉलरशिप्स वगैरह आपको ऐसे देखने को मिलती हैं। स्कॉलरशिप्स सभी आपको मिलती हैं। कोड आपको लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, कोड लगाना होगा SMK लाइव इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके अलावा अलग अलग मॉड्यूल्स में आप टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। अब अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है, या फिर उनके साथ प्रिंटेड मटेरियल लेना है, या कंप्लीट नोट्स लेने हैं, जैसे भी आपको लेना है टेस्ट सीरीज के साथ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कोड लगाना होगा SMK लाइव। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपकी जानकारी में किसी का मेंस 2023 क्वालिफाई हुआ है और अगर वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं, अनअकैडमी फ्री आपको तैयारी कराएगा इंटरव्यू की। फ्री मॉक इंटरव्यूज आपके कंडक्ट कराए जाएंगे, साथ में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स आपको गाइडेंस देंगे, और यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को पढ़कर बताया जाएगा किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कोड बस लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, चलिए जाने से पहले इस सिंपल क्वेश्चन का जवाब देंगे, जो कि इसी तरह के भारत के जो भक्ति का कॉन्सेप्ट है, मंदिर का कॉन्सेप्ट है, उनसे जुड़ा हुआ है। कहता है द टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है, साउथ इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर इनमें से कौन से साम्राज्य के जमाने में शुरू हुआ था? ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर टेम्पल आर्किटेक्चर कौन से साम्राज्य के जमाने में शुरू हुआ था, इसको यहाँ पर बताएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।